हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2, ठीक है ना। और इसमें जो है कि 4 पेपर है और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है ना। तो पेपर 5 और 6 हम लोग बाद में करेंगे कहे थे, और पेपर नंबर 7 को हम लोग जो है कि कंटिन्यू किए हुए हैं। और पेपर नंबर 7 में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। अभी तक जो है कि 3 सीरीज हो चुका है और ये 4th सीरीज होने जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ सीरीज होने जा रहा है, 4th सीरीज। आज की इस सीरीज में स्टूडेंट्स बहुत सारा करवा चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। आज की इस सीरीज में 2 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सीरीज 4 है, आप सबसे पहले लिख लीजिएगा सीरीज नंबर 4, ठीक है। और ये पेपर नंबर 7 है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस, है ना, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्लास में मैं बता रहा था, आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी बतलाऊंगा, ठीक है। कंसीडर दी three-dimensional Euclidean space E3, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड आउट द metric tensor in cylindrical polar coordinates। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कंसीडर दी 3-dimensional यूक्लिडियन स्पेस E3, है ना, और फाइंड आउट द मैट्रिक टेंसर इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ गए ना, ये चीज हमें निकालना है। फाइंड आउट द मैट्रिक टेंसर को सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता करना है और कंसीडर करना है ये कि 3-dimensional यूक्लिडियन स्पेस E3 है, तब हमें इसको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं ना। तो आइए बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप और लिखेंगे लेट दी स्क्वायर ऑफ द लाइन element ds in rectangular Cartesian coordinate system। समझ रहे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको लिखना लेट द स्क्वायर ऑफ द लाइन एलिमेंट ds in rectangular Cartesian coordinate system। Therefore क्या हो जाएगा, ds का स्क्वायर इक्वल टू dx1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का dx2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और dx3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे आप, ठीक है। फिर आप करेंगे क्या, लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आप लोग कहेंगे x1, x2, x3 एंड cylindrical polar coordinates आर क्या हो जाएगा, x बार 1
एक्स बार 2 और एक्स बार 3, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे देन ये आपका हो जाएगा x1 इक्वल्स टू एक्स बार 1 है ना, cos x बार 2, ठीक है, फिर x2 इक्वल्स टू एक्स बार 1 साइन x बार 2 और x3 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हो जाएगा x बार 3। यह आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या होगा हम लोगों के पास बताइए तो, इक्वेशन 1 से G11 का वैल्यू हो जाएगा 1, G22 का वैल्यू हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है 1, और G33 का वैल्यू हो जाएगा 1, G3 का जो कोफिशिएंट है 1, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है, इस सब के बारे में मैं डिटेल में भी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। मैट्रिक टेंसर वगैरह जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय है ना, डिफरेंशियल ये टेंसर कैलकुलस जब मैं पढ़ा रहा था उस समय, और वो उसका वीडियो कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में नीचे वगैरह मौजूद होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका डिटेल वीडियो। बाकी अभी इंपॉर्टेंट कोर्सेज करवा रहा हूँ तो इस पे ज़्यादा आप लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए। और GI का वैल्यू 0 हो जाता है फॉर ऑल I अगर J के इक्वल ना रहे तो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना होने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, हाँ ठीक है आप सब, ठीक है। अब एक चीज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक मिनट, एक चीज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, नाउ वी कंसीडर है ना, क्या कर सकते हैं, कंसीडरिंग कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नाउ वी कंसीडरिंग, क्या कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्या कंसीडरिंग कर सकते हैं बच्चों, तो देखिए G बार IJ इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा GPQ, ठीक है, और इस जगह पर आपका हो जाएगा डेल एक्स टू द पावर P और डेल एक्स टू द पावर Q, और नीचे में हो जाएगा डेल एक्स बार I और डेल एक्स बार J, ये हो जाएगा, ये हमने एक मान लिया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कि क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जिसको हमने अभी भी माना है। तो स्टूडेंट्स, तो वह आपका P, Q क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, G बार 11 इक्वल्स टू G11 डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स बार 1 इनटू डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स बार 1 प्लस, है ना, क्या हो सकता है G22, क्योंकि P और Q को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं ना, उसमें बदलाव ला सकते हैं, वो वैरी कर रहा है ना P और Q 1 और 2 और 3, इसी वजह से फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, और नीचे वाला जो बार I है ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि I और J यहाँ पर देखिए फिक्स है, 1 1 है, तो 1 1 ही रहेगा हमेशा, x बार 1 इनटू डेल x 2 डेल x बार 1, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर होगा G33, है ना, क्यों बच्चों, क्योंकि P और Q वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा x3 और फिर इधर भी Q के जगह पर भी x3, और नीचे क्या हो जाएगा x बार 1 फिर x बार 1, ठीक है। आप देख सकते हो स्टूडेंट, G11 का वैल्यू 1 है, G22 का वैल्यू 1 है और G33 का वैल्यू 1 है, तो हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, G बार 11 इक्वल्स टू डेल x1 अपॉन डेल x बार 1 का होल स्क्वायर, तो G11 का वैल्यू तो 1 है, G22 का वैल्यू भी 1 है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल x2 अपॉन डेल x बार 1 का होल स्क्वायर। फिर G33 का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए तो G33 वैल्यू 1 है, इसीलिए हम लोग इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल x3 डेल x बार 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएशन करके क्या आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे, G बार 1 1, तो देखिए डेल x1
क्या है जरा देखिए, x1 क्या है, x1 है आपका x बार 1 cos x बार 2। तो x1 को x बार 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझिएगा। अगर x1 को हम लोग x बार 1 हम लोग को यही ना चाहिए, तो x बार 1 के रिस्पेक्ट में करें तो x बार 1 का तो डेल x बार 1 अपॉन डेल x बार 1 कट के 1 आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट बचेगा कि cos x बार 2। तो ये तो कोफिशिएंट की तरह बाहर प्रिंट हो जाएगा, इधर तो 1 हो गया, समझ गए ना। इसीलिए डायरेक्ट लिख देंगे cos x बार 2। इसी प्रकार से जब हम लोग डेल x2 बाय डेल x बार 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो कट के 1 हो जाएगा और ये sin का cos x बार 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है, जब इतना डिटेल कर दी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोलिए माम। अगर इसमें भी कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। हम तो आप ही लोगों के लिए है ना। डेल x2 बाय डेल x बार 1 क्या होगा, x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x बार 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या sin तो कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा, तो sin x बार 2 बच जाएगा, यही हो जाएगा, समझ गया ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए x बार 1 कट गया और यहाँ पर बच गया cos स्क्वायर x बार 2 और यहाँ पर हो जाएगा सिमिलरली sin स्क्वायर x बार 2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर, ठीक। और ये मिलके हो जाएगा 1। तो g बार 1 का वैल्यू हो गया 1 in the similar fashion क्या लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग को पता करना पड़ेगा क्या, हाँ, g बार 2 मतलब क्या हो जाएगा, g बार 2 को फाइंड करने के लिए g11 यहाँ पर तो g11 होगा पहले, है ना, और ये डेल x बार 2, ठीक है, और इधर भी डेल x बार 2, ठीक है, और ऊपर में डेल x1 और डेल x1, ठीक है। अब ये बात चेक कर लीजिए, ठीक, प्लस का g22 डेल x2 नीचे में तो भाई डेल x बार 2 ही होगा, तो नीचे वाला चेंज नहीं होगा। जैसे ऊपर में हो रहा था कि डेल x बार 1 चेंज नहीं हो रहा, और g33 डेल x3 फिर डेल x3 और नीचे में डेल x बार 2 डेल x बार 2, ठीक है। और g11 g22 g33 1 है, इसीलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो डेल x1 अपॉन डेल x बार 2 का होल स्क्वायर, डेल x2 अपॉन डेल x बार 2 का होल स्क्वायर और डेल x3 अपॉन डेल x बार 2 का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि डेल x1 को अगर x बार 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा x1 को डेल x बार 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन x बार 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस x बार 1 और cos का साइन, है ना, x बार 2, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अभी भी नहीं आया, आइए दिखाते हैं, फिर नहीं आया तो मैं कह रहा हूं कि x1 को हम अगर x बार 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल x1 को डेल x बार 2 के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बार 1 एज इट इज हो जाएगा, कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x बार 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मिलजुल के माइनस x बार 1 और ये साइन x बार 2 ये हो जाएगा। तो वही काम तो किए है ना, वही तो काम किए ही है ना, वही काम किए हुए हैं। और फिर x2 को हम अगर x बार, है ना, x बार 1 के x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन का cos x बार 2 हो जाएगा और x बार 1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक। अब प्लस दे करके यहाँ पर x बार 1 और वहां पर आपका क्या था साइन, तो साइन का क्या होगा एज इट इज cos x बार 2 का होल स्क्वायर, और x3 आप देख सकते हैं वो x बार 3 का, तो x बार 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 0 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बार
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार 1 का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स बार 2 प्लस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक्स बार 2। अब हम लोग कॉमन लेंगे एक्स बार 1 का होल स्क्वायर को, तो बचेगा साइन, है ना, स्क्वायर एक्स बार 2, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बार 2 and here x bar 2 is represent theta, so we get sin square x bar 2 and sin cos square x bar 2 equals to 1. It means it becomes x bar 1 का whole square multiplied by 1, that is x bar 1 equal का whole square. This is the complete result for G22 bar, Z bar 2. Yes, Z bar 2. Now we consider or now we take next G bar 33 in the similar pattern or manner. In the similar pattern. But here space is very concise and not available. So we take next page. Okay? You can see Z bar 33. तो Z bar 33 को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो फॉर दिस हम लोगों को ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, तो इसके मदद से फाइंड कर सकते हैं G bar 33 इक्वल्स टू Z11 इक्वल्स टू Z11 और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स बार 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा डेल एक्स बार 3, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा डेल एक्स 1 और डेल एक्स 1, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 1 1, ठीक है। अब क्या, अब G22 लिखेंगे, G22 लिखेंगे आप, ठीक है। अब ऊपर में x2 नीचे में x बार 3 इंटू x2 लिखेंगे ऊपर में, नीचे में x बार 3 प्लस G33, फिर ऊपर में क्या लिखेंगे आप बोलिए तो 3, फिर नीचे में आप लिखेंगे x बार 3, फिर ऊपर में लिखेंगे 3 और नीचे में लिखेंगे x बार 3, डेट्स ऑल। अब इसके बाद आप लिखेंगे G बार 33 इक्वल्स टू, चूंकि G11 G22 G33 1 ही है ना, इसीलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो डेल x1 अपॉन डेल x बार 3 का होल स्क्वायर, डेल x2 अपॉन डेल x बार 3 का होल स्क्वायर और डेल x3 अपॉन डेल x बार 3 का होल स्क्वायर। अब आप चेक करो डेल x1 को x बार 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है ना। आपका x1 क्या है, आपका x1 है स्टूडेंट्स, x1 है x बार 1 cos x बार 2। जब आप x1 को x बार 3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से x2 आपका है x बार 1 sin x बार 2। जब आप x2 को x बार 3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और x3 आपका है x बार 3। इसको जब x बार 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है, सिर्फ 1 हो जाएगा, बस खत्म। इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया, that is 0 square, that is 0 square and this is 1 square, it becomes 1। तो Z बार 33 का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, बट आप लिख देंगे। अच्छा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे जी, वो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट्स कट गया था, है ना, इसी वजह से ऐसा होता नहीं है। बट इन्वर्टर जो है कि यूपीएस मोड में है, उसके बावजूद ही ये ऑफ हो गई है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है, ठीक। तो मैंने जैसे बताया डेल x1 बाई डेल x बार 3 ये आपका 0 स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी 0 स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि x3 इक्वल्स टू x बार 3 था, इसलिए 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इट मींस Z बार 33 का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 1।
ठीक है, यहाँ आपने देखा हाँ जी बार 1 1 का वैल्यू भी 1, जी बार 2 2 का वैल्यू आपका x बार 1 का होल स्क्वायर, और अभी अभी आपने देखा जी बार 3 3 का वैल्यू 1। ठीक है, अब आपको ये चेक करने का आवश्यकता नहीं है कि जी बार 2 3 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा जी बार 3 2 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा जी बार 2 1 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा जी बार 1 2 का वैल्यू क्या होगा, ये सारे के सारे जीरो होगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, बट आवश्यकता नहीं है, आप लिख दोगे यहाँ पर सिंस करके लिख दोगे, है ना, ये काफी है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे नाउ वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे एन न्यू इक्वेशन। क्यों भाई, क्यों कंसीडर करना है न्यू इक्वेशन को, क्योंकि हमें क्या चाहिए क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिए, हमें पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, हमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हाँ तो फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, हाँ अब सही है। देख सकते हैं क्वेश्चन में कहता है कंसीडर द 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस E3, फाइंड आउट द मैट्रिक टेंशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो भाई सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के इक्वेशन तो लिखने पड़ेंगे ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा ds स्क्वायर इक्वल्स टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं g बार p क्यूब, ठीक है, और डेल dx बार p और dx बार q, ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए एक इक्वेशन। तो इसके मदद से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा p q कहां से कहां तक वेरी करेगा उसको हम लिख देते हैं, p और q आपका वेरी करेगा 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए g बार 1 1 डेल x बार 1 डेल x बार 1 q का वैल्यू, फिर g बार 2 2, ठीक है, और डेल x बार 2 और डेल x बार 2, फिर प्लस g 3 3 बार डेल x बार 3 और डेल x बार 3, दैट्स ऑल, खत्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ds स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, अच्छा g बार 1 1 क्या था, तो आप गौर से देखेंगे तो 1 ही था, इसीलिए डेल x बार 1 का होल स्क्वायर। अच्छा g बार 2 2 क्या था, तो x बार 1 था, ठीक है ना, x बार 1 का होल स्क्वायर था, बढ़िया से देखिए g बार 2 2 को देखिए, हाँ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक g बार 2 का वैल्यू x बार 1 का होल स्क्वायर है ना, तो वही है, x बार 1 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, और ये तो भाई डेल x बार 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और g बार 3 का वैल्यू 1 है तो 1 रहने दीजिए, इनटू डेल x बार 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ds स्क्वायर इक्वल्स टू डेल x बार 1 का होल स्क्वायर, और ये x बार 1 का होल स्क्वायर, और ये डेल x बार 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा डेल x बार 3 का होल स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया हम लोगों का, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो हमें बोला गया था वो हमने कर दिखाया। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे नया क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात कर लेते हैं। ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अब पेज नंबर 6 क्वेश्चन लिखिएगा, लेट अस consider a V4 with line element ds square
ds स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx1 का होल स्क्वायर फिर माइनस dx2 का होल स्क्वायर माइनस dx3 का होल स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर dx4 का होल स्क्वायर। ठीक है, शो हाउ द components of contravariant and covariants contravariants and covariants vectors are related in this space। ठीक है, पिछले वाला भी आपका 7 नंबर में आएगा अगर एग्जाम में आना रहा तो, और ये वाला भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो सही दिख रहा है। ठीक है, कहीं राइटिंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सो डेट बोला है ना, तो प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखेंगे हियर यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए। तो कंपेयर करते हैं तो पता चलता है G11 का वैल्यू दिया हुआ -1, G22 का वैल्यू दिया हुआ -1 और G33 का वैल्यू दिया हुआ -1 और G44 का वैल्यू दिया हुआ है c स्क्वायर। ये कंपेयर करना है इससे एक्चुअली में ds स्क्वायर लाइन एलिमेंट होता है G11 dx1 का होल स्क्वायर G22 प्लस dx2 का होल स्क्वायर प्लस G33 dx3 का होल स्क्वायर प्लस G44 dx4 का होल स्क्वायर। ये सब आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो तभी तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आए हुए हैं ना। हालांकि मैं उसके साथ भी थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ, बट आपके लिए बेस्ट क्या होगा कि जो मैं बेसिक से जो एडवांस लेवल का टेंसर कैलकुलस पढ़ाया हूँ उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और मैं अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया था, वो सर क्लासेस में पढ़ाया था, तो उसका भी प्लेलिस्ट में बना करके यहाँ पर रख दिया हूँ ताकि बच्चा लोग को दिक्कत ना हो। मेरे चैनल में नहीं मिलेगा, उन्हीं के चैनल में मिलेगा, बस प्लेलिस्ट मैं सेव करके आप लोगों के लिए रख दिया हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से होकर के उनके चैनल में देख सकते हैं। उनके चैनल में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इसीलिए आप मेरे चैनल से आपको उनके चैनल में फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब रीडायरेक्ट है हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने G11, G22, G33, G44 आपने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कीजिएगा, लिखेंगे सिंस Gij का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा? फॉर ऑल अगर I और J बराबर नहीं है तो। ठीक है, अब लिखेंगे लेट अस कंसीडर a components of contravariant है ना वेक्टर, contravariant वेक्टर AI। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देन वी सेट, हम लोग सेट करेंगे, देन वी सेट। देखिए इस जगह पे थोड़ा बच्चा लोगों को दिक्कत होता है कि इसको क्या माने, कैसे क्या होगा, है ना। तो मैं इस बात को थोड़ा जानता हूँ क्योंकि मुझे भी परेशानी आती थी जब मैं आप लोगों के टाइम में पढ़ता था। ठीक है, MSc पढ़ता था, उसमें दिक्कत होता था कि कहाँ क्या लगाना है इंडिसेस, उसमें दिक्कत। चलिए हम सिखा रहे हैं। Gij लिखना है, ठीक है, और इस जगह पर I लगाना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट स्टेप पे जब होगा तो उस केस में I के बदले J नीचे चला जाएगा, समझ गया ना। तो उस टाइप से जब वहां पर आएंगे तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर AJ होगा, उधर इस तरफ I होगा, और इधर AJ इक्वल्स टू Gij इक्वल्स टू AI। मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले कोवेरिएंट वाला करेंगे, फिर कंट्रावेरिएंट वाला करेंगे, समझ रहे हैं ना। एक रिलेशन स्थापित करना चाह रहे हैं जस्ट, और कुछ इक्वेशन होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, AJ इक्वल्स टू Gij इनटू AI।
और जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग ये कोवेरिएंट वाला है ना, नीचे है ना कंपोनेंट सिर्फ कोवेरिएंट वाला, और कंट्रावेरिएंट वाला लिखोगे तो फिर जे की जगह पर ऊपर में आ जाएगा आई, और इधर जी आई जे ऊपर हो जाएगा, और देखो ये लिख करके यहाँ पर आई है तो नीचे आ जाएगा तो जे हो जाएगा, इस प्रकार से, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, टेंशन नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, जे की जगह पर 1, क्योंकि ए और आई और जे आपका वेरी करेगा। ठीक है ना, ए और जे वेरी करेगा, तो 1 इक्वल्स टू जी आई, जे का वैल्यू 1 और ये आई। ठीक, और ये G11 करेंगे तो A1 मिल जाएगा, फिर A2 इक्वल्स टू GI2, ये आपका हो जाएगा I, तो G22 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, फिर A3 इक्वल्स टू GI3 क्या हो जाएगा, GI3 हो जाएगा, ये AI हो जाएगा, तो G33 इंटू A3 हो जाएगा। ठीक है, फिर A4, चूंकि I और J 1 2 3 4 होगा। ठीक है, इसीलिए GI4 ये AI, इसका मतलब G44 ये A4। G11 का वैल्यू आपका दिया हो -1 यानी कि -A1, G22 का वैल्यू दिया हो -1 यानी कि -A2, और ये भी माइनस दिया हुआ G33 का वैल्यू, तो इसलिए -A3 है ना, माइनस का A3, और G44 का वैल्यू दिया हुआ C²। ठीक है, G44 का वैल्यू दिया हुआ C², देखिएगा, हाँ G44 का वैल्यू C²। चलिए, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको बाद में कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 से, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ आप लिखोगे, नाउ G इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ GIJ, तो GIJ का जो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, -1 0 0 और 0, फिर 0 -1 0 0, फिर 0 0, फिर -1 और 0, फिर 0 0 0 और ये C²। तो कुल मिलाकर के डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स रहता है, चूंकि अपर ट्रायंगुलर भी 0 हो रहा है, लोअर ट्रायंगुलर भी 0 हो रहा है, तो इट मींस इट इज डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो डायगोनल वाइज ही मल्टीप्लाई करके पाया जाता है, यानी कि -1 × -1 +1 +1 × -1 इंटू C², इट बिकम्स -C²। अब देखिए यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये जब क्लियर है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये जब क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये तो हो गया। चलिए G11 ऐसा वाला निकल गया, ये तो दिया हुआ था, चलिए वहां से हम लोग कर लिए, है ना। अब हम लोग G11 ऊपर वाला निकालते हैं। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट निकालते हैं, है ना, ये कंपोनेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये ऊपर में ये कैसे निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ G11 इन डिटरमिनेंट ऑफ GIJ अपॉन में G मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ GIJ, वही तो। अब कोफैक्टर ऑफ G11 कैसे निकलेगा सर, बताइए। मतलब G11 का वैल्यू कोफैक्टर ऑफ G11 निकालेंगे, तो G11 इसको छोड़ेंगे तो माइनस प्लस C², और G का वैल्यू कितना, -C², कट के -1। इसी प्रकार से G22 का वैल्यू हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ G22 इन डिटरमिनेंट ऑफ GIJ, और नीचे में G। तो ये क्या होगा, G22 का वैल्यू, ये G22, ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस प्लस इंटू C² अपॉन -C² इक्वल्स टू माइनस का 1। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे G33 का, वही बात है, G33 का बात कर रहे हैं, तो कोफैक्टर ऑफ G33 इन डिटरमिनेंट ऑफ GIJ अपॉन में G। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए G33 का, ये G33 इसको छोड़ेंगे तो माइनस प्लस इंटू C² अपॉन -C² C² माइनस C² इक्वल -1।
फिर G44 का वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार से। तो कोफैक्टर ऑफ, है ना, आप अच्छे से लिख लेंगे G44 इन डिटरमिनेंट Gij अपॉन G। तो यहां पर क्या होगा, G44 के लिए ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस वन हो जाएगा और नीचे माइनस C² हो जाएगा। तो ऊपर है -1 और नीचे में माइनस का C², तो कुल मिलाकर के 1/C²। ठीक है, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने क्या कहाँ तक निकाला है, G44 G33 ये सब निकाल लिया। बहुत अच्छा बात है, यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट वगैरह तो निकाल लिया, सारा कुछ तो निकाल लिया, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। एजे हम लोग जैसे निकाले हैं, है ना, उसी प्रकार से इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे आगे की ओर। बस इसी की मदद से लिखेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 2 लिखा गया है उसी प्रकार से आगे लिखेंगे। देखिए, जैसे इक्वेशन नंबर 2 लिखा गया है, बस उसी पैटर्न को लिखा जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में, और फिर उससे कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या है दोनों में, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वो जो इक्वेशन नंबर 2 में एजे लिखाया था उस चीज को लिख लेते हैं, है ना। पहले तो इक्वल टू Gij और ऊपर में Ai, इधर जे लिखा हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 था या 1 था, सॉरी इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 था, बस Aj Gij Ai। ठीक ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, नाउ अब हम लोग लिखेंगे, जैसे Aj है तो ये ऊपर में I चला जाएगा और Gij। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर में I है तो नीचे में J आ जाएगा और इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन A हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बस सिलेक्ट करते हैं, ये कोवेरिएंट कंपोनेंट, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम सिलेक्ट करते हैं, चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे हो पाएगा, समझ रहे ना। और I और J का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 4 तक वैरी करेगा, तो बस तो A1 इक्वल्स टू हो जाएगा G1, वहां पर I को रखे थे, है ना, एज ए कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर J को रखेंगे एज ए कांस्टेंट, फिर उसको वैरी कर देंगे, तो ये 1 और ये J हो जाएगा, ये J। ठीक है, ये हो गया, फिर G11 A1, फिर A2 इक्वल्स टू G2 से AJ, यानी कि G22 ये आपका हो जाएगा A2। फिर इसी प्रकार से स्टूडेंट A3 इक्वल्स टू G33, है ना, I का वैल्यू 3, ठीक, और ये G, फिर AJ, तो G33 A3, फिर यहाँ पर A4 G4J AJ, यानी कि G44 J के जगह पर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, G11 का वैल्यू -1 A1, है ना, एक बार चेक कर ले, चेक कर लेना जरूरी है। हाँ, -1 है, फिर सर इसका वैल्यू G22 का वैल्यू भी -1, G33 का वैल्यू भी -1 और G44 का वैल्यू भी 1/6। ठीक है, तो क्या है, अब ये इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर रफ वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अब इधर G22 का वैल्यू -1 इंटू A1, तो कुल मिलाकर के -A2, सॉरी -A2, हाँ A2। ठीक है, और ये भी -A3 बोले तो -A3। इसी प्रकार से बच्चा ये 1/C² हो रहा है A4, तो ये 1/C² A4। चलिए, बहुत अच्छे से सबको एक बारी बारी सबसे लिख दीजिए, ये -1, ये भी -1, ठीक, एक साथ लिख दिए। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, अच्छे से देखो। देखो A1 इक्वल्स टू माइनस नीचे में A1 उधर का देखो, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ उसका कोवेरिएंट कंपोनेंट बन रहा है। इसी प्रकार से A2 कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोवेरिएंट कंपोनेंट बन रहा है। इसी प्रकार से कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ A3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोवेरिएंट कंपोनेंट बन रहा है। फिर देखो बाबू, A4 कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ A4 equals to 1/C², reciprocal of C² equals to
कोवेरिएंट ऑफ वेक्टर बन रहा है। तो आप देख सकते हो रिलेशन में, अभी रिलेशन को अच्छा से चेक करेंगे तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा, देखना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, अब देखिए ये a1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट बन रहा है ना, तो ये कंट्रावेरिएंट को इधर ही रहने दीजिए, माइनस को उधर लेके चल जाइए, तो a1 इक्वल्स टू मतलब कि कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट इक्वल्स टू फिर वही तो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कोवेरिएंट कंपोनेंट बन रहा है, जैसे उधर बन रहा था वैसे इधर भी बन रहा है, तो यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, दैट इज बोथ आर सिमिलर। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आप देखोगे, आप देखो उधर देखो, ये क्या है a4 इक्वल टू 1/c स्क्वायर a4 है ना, तो आप ऐसा लिखो क्या है a4 है ना, हाँ ठीक है, देखो a4 ऊपर मुंडी वाला a4 इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर है ना, ये ऐसा a4 है ना, ऐसा ही है ना, देखो तो 1/c स्क्वायर a4, तो बस इसको इधर कर देते हैं c स्क्वायर a4 इक्वल्स टू a4 नीचे वाला, देखो तो यहाँ पर मिला a4 इक्वल टू c स्क्वायर a4 है ना, वही तो चीज है, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 अब हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we have both are similar, वो सिमिलर मत लिखो, आइडेंटिकल ज्यादा अच्छा लगेगा, आइडेंटिकल। सो इसी वजह से आइडेंटिकल है, सो नीचे वाला कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कोवेरिएंट कंपोनेंट है वेक्टर का, एंड AI कंट्रावेरिएंट है ना वेक्टर का, बोथ आर एसोसिएट्स। अब बोथ आर एसोसिएट्स कहने का मतलब क्या हुआ, हाँ बोथ आर एसोसिएट्स कहने का मतलब क्या हुआ, अरे बाबा देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहता है let us consider a V4 with line element ds square minus dx1 का whole square plus minus dx2 का whole square minus dx3 का whole square c square dx4 का whole square, show how the component of contravariant and covariant vector are related in this space. So now we are we are show that कि contravariant and covariant vectors में क्या relation है ना, तो हमने दिखाया ना इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में की मदद से हमने हमें पाया कि दोनों में रिलेशन पाया कि दोनों का दोनों आपस में आइडेंटिकल इन नेचर हो रहा है, इसीलिए बोथ आर एसोसिएट्स, समझ गए ना। तो ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दिया जो हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बताया है, और इस प्रकार से अभी के लिए, बस अभी के लिए टेंसर कैलकुलस है ना, टेंसर कैलकुलस में मैं आपको बताया था कि 12 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसमें से कुछ छूट गया है तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, उसको मैं अच्छे से रिवीजन कर लूंगा, ठीक है, मैं रिवीजन कर लूंगा मतलब कि मैं अच्छे से याद वगैरह कर लूंगा, फिर बुढ़े बताऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्या देख के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है ना, वो बात। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हुआ बात की बात। आप लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, हम लोग पेपर नंबर 6, 7 तो अभी के लिए कंप्लीट किया, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बस चलेगा ये वाला, इसका सीरीज चलेगा, 4th सीरीज हुआ है। अच्छा ठीक है, तो पेपर नंबर 6 भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर पेपर नंबर 5 भी है ना, फिर पेपर नंबर हमारा 8 भी है ना, तो वो सब भी करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले पेपर नंबर 8 को देख लेंगे, ठीक है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।